जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। BSSC फील्ड असिस्टेंट का पेपर हुआ था और आपको पता है टोटल 150 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग के थे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे वो आपके जीएस के थे। तो किस तरीके से पैटर्न बदला है, ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ये आप एनालिसिस कर सकते हो अगर उस पेपर को आप अच्छे तरीके से देखो। आज जो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं उसी पेपर का है और सबसे पहले हम लोग पॉलिटी का कर रहे हैं और 3 वीडियो सिर्फ आपका पॉलिटी के लिए डाला गया था, 2 आपका यूट्यूब पे भी और 1 जो है आपका ऐप पे डाला हुआ है। बस ये 3 वीडियो से आपके पूरे के पूरे 14 क्वेश्चंस आए हैं। साथ ही हम अलग सब्जेक्ट को भी लेके चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि जो भी चीज़ हम आपको यहाँ बता रहे हैं उतना ही पढ़ना है, कंसाइजली और कंसेप्चुअली। कुछ क्वेश्चंस स्पेशली अगर करंट का बात करें तो कुछ आपके ऐसे भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो थोड़ा डिफिकल्ट थे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होता है वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, बट जो मोस्ट 85 से 90% जो क्वेश्चंस है जो ईजी है वो आपको करेक्ट करके आना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक और चीज़ नीचे आपका लिंक होगा, ठीक है, तो नंबर सेव कर ले और स्टेटस में जो साइंस के क्वेश्चंस डलते हैं, ठीक है, डिटेल से उसको भी आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि दरोगा का चाहे बीपीएससी का चाहे बीएसएससी का साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आराम से डिकोड करेंगे, एक एक चीज़ें समझेंगे, ठीक है, और शांतिपूर्वक आप बैठ जाओ और पेन पेपर लेके बैठना, ताकि चीज़ों को थोड़ा लिखोगे तो चीज़ें और लंबे समय तक रिटेन हो पाएगा आपके दिमाग में। पहला क्वेश्चन है कि विन विच डेट, मतलब संविधान द्वारा, ठीक है, मतलब संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी। यहां बात किया प्रस्तावना का, डेट मीन्स यहां बात किया गया है आपका प्रीएम्बल का। किसका बात किया गया? आपका प्रीएम्बल का आपका यहां बात किया गया है। अगर प्रस्तावना, अगर हम लोग प्रीएम्बल का हम लोग बात करें तो ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। देखिए, प्रीएम्बल का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग एकदम क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन प्रीएम्बल से पूछा जाता है कि किसने कहा था कि प्रीएम्बल जो है, जो प्रस्तावना जो है पूरे संविधान का परिचय पत्र है, तो पालकी वाला ने कहा था। इनका नाम पक्का याद रखिएगा, ठीक है, पालकी वाला। क्या मैंने बोला? पालकी वाला। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि जो प्रीएम्बल जो है, जो प्रस्तावना जो है बेसिकली क्या है आपका, क्या है आपका पूरे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है आपका इंट्रोडक्शन देता है, डेट मींस एक परिचय पत्र है, तो आप बोलोगे पालकी वाला ने। अब जो ये प्रस्तावना था बेसिकली, ठीक है, जो प्रीएम्बल है आपका, ये बेसिकली बना कैसे, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब इसको एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रीएम्बल का बात करें, जो आपके, मैं हमेशा फैक्ट के फॉर्म में बात करूंगा, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, चीज़ों को समझाते हुए मैं चीज़ें आपको याद करवाते हुए चलूंगा, ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में ज़्यादा नहीं, फैक्ट प्लस स्टोरी को कनेक्ट करके बात करूंगा। तो सबसे पहले किसने कहा कि ये एक आपका परिचय पत्र है, तो आप बोलोगे पालकी वाला ने कहा। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्रीएम्बल है ये, ठीक है, प्रीएम्बल जो आपका कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है, तो ये प्रीएम्बल जो है प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है, तो आपको याद रखना जो प्रीएम्बल का जो कंसेप्ट है हमने यूएसए से लिया है, मतलब यूएसए के संविधान से क्या है, प्रेरित है आपका प्रीएम्बल, ठीक है। बट यही क्वेश्चन आपको थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा कि प्रीएम्बल का भाषा, मतलब भाषा, प्रस्तावना का भाषा हमने कहाँ से लिया है, तो याद रखिएगा हमने ये चीज ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है, कहाँ से लिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये चीज याद रखिएगा, प्रीएम्बल याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि संविधान का आत्मा किसको कहा गया, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आत्मा किसे कहा गया है, तो आप बोलोगे प्रीएम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहा गया है, ये भी चीज याद रखिएगा। बट यही क्वेश्चन चेंज कर दे, बोले कि BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, संविधान का आत्मा किसको कहा गया है, तो आपका अनुच्छेद 32 संविधानिक उपचार, जिसको आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं, तो आपका BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा अनुच्छेद नंबर 32 को बोला गया। और नॉर्मली अगर पूछा जाए, ठीक है, कि संविधान का आत्मा को क्या है, तो ये है आपका प्रीएम्बल को ही सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। देखिए, ये जो प्रीएम्बल अगर इसको सही मात्रा में अगर देखोगे, तो जो हमारा संविधान है, तो जो संविधान बेसिकली हमने आपको क्या बताया था, संविधान सिंपल एक किताब है मान लो, जिससे पूरा ये देश चल रहा है और जिसमें कानून लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उस पूरे मोटे बुक को अगर बोला जाए कि एक समरी अगर दिया जाए कि हमारा संविधान कैसा होगा, तो कहाँ से आप समझ पाओगे, तो आपको याद रखना वो जो आप समझ पाओगे वो है आपका समरी, जो आप समझ पाओगे वो समझ पाओगे आप यही प्रीएम्बल से, ठीक है, प्रीएम्बल से, ठीक है।
आपको एक दो चीज़ और, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें ये बताया गया था, ठीक है, जो संविधान जो है आपका मतलब जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो याद रखिएगा केशवानंद भारती, ऐसे हमने बहुत पढ़ा है पर ये बार बार पूछा जाता है। तो केशवानंद भारती जो केस आया था 1973 में, उसमें ये बताया गया था, तो पूछा जाएगा कौन से केस में बताया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती जो केस आया था 1973 में, इससे दो चीज हमें पता चलता है केशवानंद भारती से। पहला ये कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है वो किससे पता चलता है, तो केशवानंद भारती के केस से। कैसे पता चलता है, क्योंकि केशवानंद भारती से के केस से ये भी हमें मतलब उसमें डायरेक्ट किया गया था। जो केशवानंद भारती केस है उसमें ये बताया गया था कि प्रियम्बल जो है आपका प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। इसीलिए इससे एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में भी कि इसमें से कौन सा ऐसा केस है जो ये बताता है कि संविधान का जो मूल ढांचा जो है उससे पता चलता है। तो मतलब जो स्ट्रक्चर जो है, कौन से केस से हमें संविधान का स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, तो केशवानंद भारती। आपको केस याद रखना है 1973। अब देखिए अगर हम लोग प्रियम्बल का हम लोग यहाँ अगर बात करें, ठीक है, तो प्रियम्बल का सबसे पहले आपको याद रखना है प्रियम्बल अपना इस रूप में आया कैसे। तो सबसे पहले प्रियम्बल का एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, मतलब प्रस्ताव लाया जाता है। तो सबसे पूछा जाएगा जो उद्देशिका प्रस्ताव, ठीक है, रेजोल्यूशन जो लाया गया था प्रियम्बल का, किन के द्वारा लाया गया था, तो आपको याद रखना है जेएल नेहरू के द्वारा लाया गया था उद्देशिका प्रस्ताव, ठीक है। रेजोल्यूशन जो लाया गया था आपका प्रियम्बल के लिए किसके द्वारा लाया गया था, तो आपको याद रखना है जो प्रियम्बल के लिए जो उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया था प्रस्तावना के लिए, ये लाया गया था आपका जेएल नेहरू के द्वारा लाया गया था, ठीक है। आप पूछोगे सर ये कब लाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और ये पास कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1947 में, आगे चल के देखोगे 1947 में ये पास हो गया था, ठीक है। 1947 आपको ये पास हो गया था, 13 दिसंबर 1946 में लाया गया था और 1947 में ये पास हो गया था। किसने पास किया था, तो संविधान सभा ने पास किया था। ये भी चीज आपको याद रखना है, 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। 13 दिसंबर 1946 को इसका उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया, किसके लिए, आपका संविधान सभा के सामने लाया गया कि जो हमारा संविधान होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। तो उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया जेएल नेहरू के द्वारा, ठीक है, और ये जो पास हो गया 22 जनवरी 1947 को पास हो गया, ठीक है। तो उद्देशिका प्रस्ताव और आप कह सकते हो कि प्रियम्बल जो है इस तरीके से बना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि संविधान को किसने एक्सेप्ट किया या प्रियम्बल को किसने एक्सेप्ट किया, तो आपका संविधान सभा ने ही एक्सेप्ट किया था, क्योंकि संविधान सभा ही तब मेन बॉडी था, ठीक है। ये चीज आपने समझा। अब यहां आते हैं कि यहां बोला है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई। अब देखिए कुछ डेट आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखोगे 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950। उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, 26 नवंबर 1949। उसके बाद आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950, ठीक है। और एक याद रखना है 22 जुलाई 1947। अब देखो सबसे पहले अगर आपको बात करेगा कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत, तो नेशनल सॉन्ग जो कि हमारा क्या है, आपका नेशनल सॉन्ग क्या है, ठीक है, तो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। तो आपका नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, जैसे हमारा नेशनल एंथम क्या है, हमारा जनगण मन जो है हमारा नेशनल एंथम, और वंदे मातरम क्या हमारा नेशनल गीत है, मतलब नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। तो नेशनल एंथम दैट मीन्स जनगण मन, ठीक है, नेशनल एंथम, और नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत, ये दोनों जो एक्सेप्ट किया गया, जनगण मन, ठीक है, और आपका वंदे मातरम, ये दोनों नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग, ये दोनों जो एक्सेप्ट किया गया, आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को किया गया। ये चीज आपको याद रखना है, कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को ये किया गया। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो आखिरी दिन था, मतलब आखिरी बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था, तो पहला बैठक सबको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था।
अस्थायी जो आपका प्रेसिडेंट बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, और आखिरी बैठक जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ये पहला बैठक जो हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था। तो जब आखिरी बैठक था 24 जनवरी 1950, उसी में आपका नेशनल एंथम, जनगण मन और नेशनल सॉन्ग आपका अपनाया गया, जिसको हम लोग वंदे मातरम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा डेट आता है आपका 26 नवंबर, ठीक है, 1949। ठीक है, क्या है आपका 26 नवंबर 1949। तो जो 26 नवंबर है आपका 1949 है, इसमें जो आपका अपनाया गया था ये है, आपको याद रखना है क्या अपनाया गया। तो इस समय आपका अपनाया जाता है आपका क्या, तो सबसे पहले आपका जो संविधान जो है अपनाया कब गया, दैट मीन्स एक्सेप्ट कब किया गया। तो आपको बोलना है संविधान जो है आपका अपनाया गया किनके द्वारा, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। बट यही क्वेश्चन चेंज कर दिया गया कि पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कब किया गया, मतलब लागू कब किया गया हमारा संविधान। तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। ठीक है, अब 26 जनवरी को ही क्यों किया गया था, क्योंकि पूर्ण स्वराज का जो मांग रखा गया था 1929 का, अगर आपको सेशन याद हो, 1929 में आपका लाहौर में सेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। और आपका 26 जनवरी, ठीक है, 1930 को आपको पता है क्या मना गया आपको पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1930 को, आज़ादी से पहले 26 जनवरी को किस रूप में मनाते थे, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो 1929 का जो सेशन था, लाहौर का जो सेशन था, जिसमें प्रेसिडेंट थे जेएल नेहरू, उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है, तिरंगा लहराया, उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या मनाएंगे, हमारा देश को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, पूरे भारत में आपका क्या होता है, संविधान जो है आपका लागू कर दिया जाता है। बट संविधान को अपनाया कब जाता है, एडॉप्ट कब किया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को किया जाता है। इसीलिए आप देखोगे, क्या देखोगे कि जो 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस, और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज आपने समझा कि, और जब आपका संविधान अपनाया गया उसी समय आपका प्रस्तावना भी अपनाया गया था साथ में, क्योंकि प्रस्तावना जो मेन, जो बोलते हैं ना, जो आत्मा है संविधान का क्या है, वो आपका प्रस्तावना है। तो जब आपका संविधान अपनाया गया तभी आपका प्रस्तावना अपनाया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, आपका संविधान पूरे देश में लागू कराया गया, इंप्लीमेंट करवाया गया। यही अगर आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो 26 जुलाई 1947, तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कब अपनाया गया, तब आप बोलोगे राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को आपका क्या हो गया, अपनाया गया। आपको ये चीज़ याद रखना है कि नेशनल जो आपका फ्लैग है वो कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को ये चीज़ आपका अपनाया गया। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। चलिए, तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, आपका हमारा जो प्यारा तिरंगा है वो अपनाया गया। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका और बनता है कि जो आपका 26 जनवरी 1950 है, जो हमारा राष्ट्रीय जो क्या होता है, जो चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, जो है जो आपका अशोक स्तंभ जो है, ठीक है, अशोक स्तंभ जो है आपका, वो कब अपनाया गया, नेशनल एम्बलम कब अपनाया गया, वो अपनाया गया आपका 26 जनवरी 1950 में। और वही नेशनल एम्बलम है जो 4 गो शेर है उस पर, और नीचे लिखा हुआ है आपका सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते ये हमने कहाँ से लिया है, जो लिखा हुआ है तो मुंडक उपनिषद से हमने लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 26 नवंबर आपका
1949 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और 30 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया 30 जनवरी 1950 हो गया, अगस्त आपका 1957 हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो 26 जनवरी जो है आपका इस समय आपका 1950 में पूरे देश में लागू हो गया, ठीक है। तो ये था प्रीएम्बल का। अगर हम लोग बात करते हैं, हमने बताया प्रीएम्बल का कुछ और अगर हम लोग बात यहाँ करेंगे तो याद रखिएगा जो प्रीएम्बल जो है, ठीक है, मतलब जो प्रस्तावना जो है, याद रखिएगा आपको पूछा जाएगा इसमें कितने तरीके का न्याय का बात किया गया है, तो 3 तरीके का न्याय का बात किया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरीके का न्याय का बात किया गया है। अब पूछिएगा कितनी तरीके का स्वतंत्रता का बात किया गया है, तो 5 तरीके का स्वतंत्रता का बात किया गया है। और कितने तरीके का समानता का बात किया गया है, तो 2 तरीके का समानता का बात किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि ऑन विच डेट प्रीएम्बल जो है एक्सेप्ट किया था, तो ये मैंने आपको बता दिया कब क्या एक्सेप्ट किया गया था, प्रीएम्बल का कैसे, प्रीएम्बल जो किस तरीके से प्रीएम्बल बना, ठीक है, और प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इंडिया करेंटली रिकॉग्नाइज, ठीक है, भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता देता है, इनमें से कौन सी भाषा उसमें नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। क्या है उसमें नहीं है। देखिए अगर हम लोग संविधान का अगर हम लोग बात करते हैं, तो जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, देखिए तो उस समय जो भाषा था, ठीक है, जो संविधान ने जिसको मान्यता दिया है वो था आपका टोटल 14 भाषा था। तो क्वेश्चन पहला आपको ये समझ में आना चाहिए, पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा गया कि जब संविधान हमारा मूल संविधान में कितने भाषाओं का जिक्र था, तो आपको बोलना है 14 भाषा, डेट मीन्स आपका 14 लैंग्वेज के बारे में जिक्र था, पहला। दूसरा, ये जो संविधान जो आपका जो 14 लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, ये किस अनुसूची में, ये जो भाषाओं के बारे में बताया गया है, तो 8वां अनुसूची जो है 8th शेड्यूल जो है उसमें आपका बेसिकली भाषाओं के बारे में आपका बताया गया है। दूसरा पॉइंट। तीसरा आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है, पहले तो 14 थे बट अभी कितने हैं, तो अभी जो टोटल है आपके 22 आपके क्या है, आपके लैंग्वेज है, ठीक है, क्या है आपके 22 लैंग्वेज है। अब यहां हम लोग देखते हैं, देखिए तो सबसे पहला जो आपको याद रखना, पहला संविधान संशोधन मतलब 14 पहले था, तो ये 14 से 22 कैसे बना आप ये समझ लो, क्योंकि यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो संविधान संशोधन जो होता है वो होता है आपका 21वां 21st संविधान संशोधन, जो कि 1967 में होता है। और पूछा जाता है कि 14 हमारा जो संविधान था उसमें 14 लैंग्वेज था, ठीक है। तो जो पहला लैंग्वेज जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया वो कौन था, तो वो था आपका सिंधी था, सिंधी, क्या था आपका सिंधी। दूसरा आपको याद रखना है 21st, उसके बाद 71st। तो 71st अमेंडमेंट जो कि आपका 1992 में हुआ, ठीक है, इसमें आपका नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी जोड़ा गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं नौ मो क, नमक, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। तो ये जो 3 लैंग्वेज है वो आपका 71st अमेंडमेंट से जोड़ा गया। और आखिरी जो आपका संशोधन किया गया वो था आपका 92 अमेंडमेंट, ठीक है, जो कि आपका 2003 में किया गया, जिसके द्वारा आपका B, D, M और S, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो अब जो 14 था, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो याद रखना जो पहला संविधान संशोधन हुआ 21वां नंबर का, ठीक है, उससे क्या जोड़ा गया, तो आपका सिंधी जोड़ा गया। उसके बाद 71st हुआ, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। और 92 जो हुआ उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। अगर इसमें हम लोग ध्यान से देखते कि कौन सा नहीं है, तो मैथिली है, ठीक है, संथाली है और डोगरी है। तो अगर आपको ये पता होता तो आप इजीली इसको मारते, और ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है, ठीक है, जिसमें आपका संघ का भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो संघ क्या जो है, ये है आपका
भाग 17 में क्या है आपका यूनियन का, संघ का भाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 आप याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में संघ के भाषा के बारे में बताया गया है कि जो संघ का भाषा होगा वो हिंदी होगा और स्क्रिप्ट जो होगा वो आपका देवनागरी होगा। तो याद रखिएगा, संघ का भाषा हिंदी और स्क्रिप्ट जो होगा देवनागरी फॉर्म में लिखा जाएगा, तो वो अनुच्छेद 343 में बताया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका तो आप यहाँ से समझ गए होंगे ये चीज, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज द फर्स्ट टू एडेड। ये अभी मैंने आपको समझाया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे पहला जो जोड़ा गया था वो सिंधी जोड़ा गया था। बहुत ही आसान से कर लोगे, बहुत ईजी है। ठीक, उसके बाद है आपका इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो आपका कब हुआ था, ये पूछा गया है। सबसे पहले अगर हम लोग संविधान संशोधन से बात करते हैं, जो रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए, सबसे पहले अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन का बात करें, पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान संशोधन है इसका हमने कंसेप्ट कहां से लिया है। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन का जो हमने कंसेप्ट लिया है ये लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। दूसरा आपको पॉइंट याद होना चाहिए, जो संविधान संशोधन है ये किस भाग में बताया गया है। तो भाग है 20 और अनुच्छेद है 368 मतलब 368 आर्टिकल में बताया गया है, और भाग नंबर जो है इसका आपका 20 है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, इस संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से हमने लिया, भाग 20 में बताया गया, अनुच्छेद 368 में बताया गया। संविधान संशोधन कितने प्रकार के होता है, अभी बिहार पुलिस में आपको क्वेश्चन पूछा गया था और पहले ही पूछा गया है। तो संविधान संशोधन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल होगा, जिसमें कि जितने भी आपके संविधान संशोधन होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ मेजोरिटी चाहिए होता है। तो एक क्या होगा, सबसे पहला सिंपल मेजोरिटी, मतलब जितने लोग हैं उसका 50% से ज़्यादा। ठीक है, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी, इसे 50% से तो ज़्यादा चाहिए ही होता है, साथ ही साथ जितने लोग हैं उपस्थित, ठीक है, उपस्थित जितने लोग हैं उनका कम से कम, ठीक है, 2/3 वोटिंग से भी पास होना है। और तीसरा होता है 50% तो है ही, साथ ही साथ आपका जितने भी राज्य हैं उसमें से आधा राज्य से उस अमेंडमेंट को, संशोधन को पास करवाना होता है। तो 3 तरीके का होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन। तो आप सबको पता होगा ये है आपका 1951 पहला जो संविधान संशोधन हुआ था। आपको पता है जो हमारा अनुसूची है 9, ठीक है, 9, तो जो 9वां अनुसूची है जो भूमि सुधार कानून से रिलेटेड है, लैंड डिफेक्शन से रिलेटेड है, वो जो है आपका पहला अमेंडमेंट, जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया था 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से पता रखना है। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया आपका। अब आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ये 9वां हो गया, ठीक है, और 10वां भी आपको टोटल अनुसूची कितने हैं अभी, टोटल मतलब हमारे शेड्यूल कितने हैं, तो टोटल 12 शेड्यूल है। मूल संविधान में हमारा 8 ही शेड्यूल था, 8 ही अनुसूची था, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था जो भूमि सुधार कानून से रिलेटेड था, वो पहले अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, उसी प्रकार से आपको याद रखना है जो 10वां अनुसूची जो आया था वो आपका 52 अमेंडमेंट, ठीक है, 52 अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। तो 9वां फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, 10वां 52 अमेंडमेंट के द्वारा, और 11वां और 12वां हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए, उससे पहले ये जितना भी यहाँ डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डेट 1950, ठीक है, तो आपको पता होगा जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था, उसका जो फॉर्मेशन होता है वो 15 मार्च, बहुत बार पूछा गया, 15 मार्च 1950 में ही होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जो आपका प्लानिंग कमीशन है 15 मार्च 1950 में क्या होता है, आपका योजना आयोग का फॉर्मेशन होता है। और हमेशा याद रखना प्लानिंग कमीशन का जो आपका, ठीक है, जो आपका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा पीएम होता है। बट आपको पता है 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को हटा गया 1 जनवरी 2015 में, और उसके बाद क्या हुआ, आपका नीति आयोग का आपका फॉर्मेशन हो गया, और नीति आयोग के द्वारा चीजें अभी चल रही है। ठीक है, उसके साथ ही साथ है यहाँ आपका 1952, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये।
आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि फॉर्म हुआ था आपका 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो फॉर्मेशन हुआ था 6 अगस्त 1952, वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस पूछा गया है। फिर से अगर आप देखोगे, ठीक है, 1952 में हुआ है और यहाँ जो 1956 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपका जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये कब आया था? तो 1956 में आया था, याद रखिएगा। वहीं अगर मैं पूछूं कि आपका, ठीक है, राज्य पुनर्गठन ये अधिनियम है जो कि 1956 में आया, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्य पुनर्गठन आयोग को हम लोग फैजल अली आयोग भी बोलते हैं, फैजल अली कमीशन भी बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1953 में क्या होता है आपका फैजल अली कमीशन या आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, ठीक है, जो कि यही आयोग होता है जिसके कारण आप आगे देखते हो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनता है। तो ये राज्य पुनर्गठन जो आपका आयोग था, ठीक है, या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था, ये आपको याद रखना, इसका जो हेड था वो कौन था? तो फैजल अली, ठीक है। साथ में इसके 2 लोग और थे जिससे नाम आपको पूछा जाता है, KM पनीकर और कुंजरो। तो याद रखिएगा जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो आया था 1953 में आया था, इसको फैजल अली कमीशन भी बोलता है। 3 इसमें मेन लोग थे, फैजल अली, KM पनीकर और HM कुंजरो। और यही आगे चल के रिपोर्ट देता है 1955 में, जिसके बाद क्या होता है 1956 में क्या होता है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है या राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि फ्लोइंग दी, आप देखिए 1993 में 73 और 74 संविधान संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की है? देखिए अब सबको पता है 2 अमेंडमेंट, पहला 73, दूसरा 74, दोनों हुआ था 92 में, बट जो इम्प्लीमेंट हुआ ये हुआ आपका 93 में। 73 अमेंडमेंट जो था ये पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायती राज, ठीक है, जिससे क्या हुआ आपका जो आपका 11वां अनुसूची जोड़ा गया, ठीक है, 11वां अनुसूची जोड़ा गया। और आपने ये भी देखा कि 11वां अनुसूची के साथ साथ आपका पंचायती राज सिस्टम आपने सुना होगा, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम। तो 9वां भाग जो है, 9वां भाग वो भी इसी के द्वारा आपका आया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट आया, इसका मतलब क्या, आखिर क्यों आया? तो सबसे बड़ा जो इसका मतलब था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इससे सेम क्वेश्चन एक और पूछा है, मैंने उसको हटा दिया, सेम यही कंसेप्ट है कि जो शक्ति का जो है वो पृथकीकरण किया जाए, मतलब शक्ति का डिवीजन किया जाए। जो पूरा शक्ति है वो स्टेट में, सेंटर के पास रहेगा, कुछ स्टेट के पास रहेगा, और कुछ स्टेट से भी नीचे जो आपका लोक शासन होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके हाथ में हो, ठीक है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इसलिए था कि जो आम जनता है, जैसे कि यहाँ का कोई लोग है, यहाँ का प्रॉब्लम समझ सकता है, इसीलिए इनके हाथ में भी पावर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 73 अमेंडमेंट जो 1993 में इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है, 73 अमेंडमेंट के द्वारा इसमें पंचायती राज सिस्टम लाया गया, जिसके द्वारा क्या हुआ आपका 11 शेड्यूल, आपको याद रखना 11वां अनुसूची जोड़ा गया, भाग 9 के जोड़ा गया, ठीक है। 11वां अनुसूची जिसमें आपको ये बताया गया, पूछा जाता है कि कितने सब्जेक्ट पे, कितने विषय पे जो पंचायत है वो आपका कानून बना सकता है, तो 29 सब्जेक्ट पे इसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो संवैधानिक अधिकार पंचायती राज सिस्टम को किसके द्वारा दिया गया,
तो 73 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें कि आपका अनुसूची 11 जोड़ा गया, जिसमें कि आपको 29 सब्जेक्ट दिया गया, जिसपे जो आपका पंचायती राज है वो उस पर कानून बना सकता है। साथ ही साथ भाग 9 में भी किसके बारे में व्याख्या किया गया है, तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में व्याख्या किया गया है। आपको याद रखना है जो संविधान का भाग 9 है वो भी आपको इसी से जुड़ा था, ठीक है। अब याद रखना है भाग 9 में जो अनुच्छेद जो है आपका 243 से लेके, ठीक है, 243O तक दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या है ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है, ठीक है, कि 243 से लेके 240O तक ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में ये बात किया है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था, ठीक है, 243 से 243O के बारे में। इसे हम समझाएंगे कि इसमें कुछ कुछ अनुच्छेद अभी आपको क्या याद रखना है, ठीक है। बट उससे पहले जो कुछ पॉइंट है 74 जाने से पहले देखिए, तो जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, ये 3 लेवल पे डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका पंचायत होगा, जिसमें आप मुखिया देखते हो, पंचायत लेवल में ग्राम लेवल पे मुखिया देखते हो, वार्ड देखते हो, सरपंच देखते हो, ठीक है, तो ये ग्राम लेवल पे है। तो पहला जो सिस्टम आया आपका ग्राम पंचायत, जिसमें आप मुखिया का इलेक्शन के लिए वोट करते हो, वार्ड के लिए करते हो, ठीक है, सरपंच के लिए करते हो। दूसरा जो आया आपका, तो ये हो गया आपका ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे। दूसरा जो आया आपका ब्लॉक लेवल पे, और ये क्या हुआ, तो ये हुआ आपका पंचायत समिति। तो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, ठीक है, और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया आपका जिला परिषद। अब ध्यान से समझना, अब ग्राम पंचायत का आप इलेक्शन में भाग लेते हो, अगर 18 साल हो गया तो आप वोट दोगे। उसी प्रकार से ब्लॉक लेवल पे होता है आपका पंचायत समिति, और बहुत सारे जब पंचायत समिति एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव होते हैं, ठीक है, तो ब्लॉक लेवल पे अगर बहुत सारे पंचायत समिति जीत के जाते हैं तो उसमें से एक को कहा जाता है, जो पंचायत समिति से लोग जीत गए उसमें से एक को चुना जाता है। फिर पंचायत समिति आप चुनते हो, और फिर पंचायत समिति लोग मिलकर क्या करते हैं, एक लीडर को चुनते हैं ब्लॉक लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमुख, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, बहुत कंफ्यूज करेगा उन लोग, ठीक है। तीसरा है आपका क्या, जिला परिषद। जिला परिषद का आप वोट करते होगे, और जो जिला परिषद होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है, और बहुत सारे, ठीक है, गांव का एक डिस्ट्रिक्ट होता है जो जिला में जाएगा, ठीक है। तो जो जिला परिषद होगा, याद रखिएगा, उसका जो हेड होता है उसको अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो इन तीनों का ही वोटिंग होता है और आप भाग लेते हो, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आप डायरेक्टली प्रमुख के में भाग नहीं लोगे, बट अपना पंचायत समिति वाले में भाग लोगे, जिला परिषद वाले में आप भाग लोगे, मेन इसका हेड में आप भाग नहीं लेते हो, ठीक है। तो ये चीज तो 3 लेवल का इसमें बात किया गया। ऐसे ही आप देखोगे, अगर हम लोग सिटी एरिया में जाते हैं, टाउन में जाते हैं, तो वो भी 3 लेवल में बटा हुआ है। आप देखोगे सबसे ऊपर होता है नगर निगम, सबसे नीचे से बात करते हैं नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, समझ में आया। तो वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन इसी से रहता है। तो इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्या है, 3 टायर में डिवाइड किया गया। आपका पंचायत विलेज लेवल में क्या हो गया, ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और जिला परिषद पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ठीक है। तो ग्राम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। उसी प्रकार से अगर आप टाउन में देखोगे तो आप देखोगे वही 3 प्रकार क्या होता है, ठीक है। आपका ग्राम, सबसे ऊपर नगर पालिका, ठीक है, नगर निगम, उससे नीचे नगर पालिका, उससे नीचे ग्राम आ जाता है उसमें भी, ठीक है। तो वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले कुछ कमेटी का नाम है जो आपको याद रखना है। तो ये तो आप समझ गए कि 3 भागों में 73 और 74 अमेंडमेंट ने क्या किया है, संशोधन करने के बाद आपको नगर वाला इलाका है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। नगर पंचायत, नगर पालिका, ध्यान से, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है। वही है आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे आप फिर ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद,
ठीक है। अब देखिए, अब यहां देखिए इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके, ठीक है, क्या है, आपके जो कमिटियां है उसके बारे में आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका, जो सबसे पहले जो पंचायत, ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये कहाँ लगा था, तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को ये लगा था नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आपका कहाँ लगा था, राजस्थान में सबसे पहले, ठीक है। उस समय आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो JL नेहरू। दूसरा जो ये लगा था आपका 11 अक्टूबर को, ठीक है, आंध्र प्रदेश में लगा था, याद रखिएगा। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को ये आपका राजस्थान में लगा, उसके बाद 11 अक्टूबर को आपको आंध्र प्रदेश में लगा। ये चीज आपको समझ के रखना है। बट जब इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 73 अमेंडमेंट के द्वारा, तो सबसे पहले जो ये लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल को लागू हुआ पूरे देश में आपका 1993 में, ठीक है। और सबसे पहला राज्य जो इसको लगाया था वो है आपका मध्य प्रदेश। इसीलिए क्या होता है कि 24 अप्रैल को बहुत बार पूछा जाता है कि पंचायती राज डे, जो पंचायती राज डे है, ठीक है, वो हम लोग कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को ही हम लोग मनाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसे बहुत चीजें जानने के लिए देखिए, सबसे पहले इसका कुछ आप क्या करना, इसका कुछ जो कमिटी था वो उसके बारे में आपको, कमीशन आयोग जो था, ठीक है, उसके बारे में आपको पता है। सबसे पहले आया था 1957, याद रखना, ठीक है, बलवंत राय कमेटी। अब बलवंत राय कमेटी को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है भारत में पंचायती राज सिस्टम का आर्किटेक्चर या वास्तुकार कौन है, तो आप बोलोगे बलवंत राय मेहता। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम भारत में पंचायती राज सिस्टम का जनक कौन है, तो आप बोलोगे बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो ये पहला कमेटी था और इसने क्या कहा कि इसने कहा कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 3 टायर सिस्टम होना चाहिए बोला, मतलब आपका ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दूसरा जो आया था, ये आया था 1977 में, ये था अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। और इसने बोला, ठीक है, कि जो ये आपका 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। इसने क्या बोला था, इसने बोला 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और इसने बोला 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। क्या बोला, 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्याय पंचायत का बात, न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत का कंसेप्ट किसने दिया था, तो अशोक मेहता कमेटी ने। 2 टायर सिस्टम का बात किसने किया, मतलब 2 स्तरीय सिस्टम का बात किसने किया, तो अशोक मेहता कमेटी। और ये क्या था, बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 3 स्तरीय का बात किया, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा आपको याद रखना है, इसके बाद जो आपका आता है GVK राव, नाम याद रखना, ये सब आपका पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। 1985 में आया था, ठीक है। और इस एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, ठीक है, जो कि आपका 1986 में आया था। तो जो LM सिंघवी समिति, याद रखिएगा, बोला था कि जो आपका जो पंचायती राज सिस्टम है इसको संवैधानिक दर्जा, सबसे पहले किसने कहा था कि जो आपका पंचायती राज सिस्टम है उसको संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, तो किसने कहा था, तो LM सिंघवी समिति ने कहा था। ये चीज आपको याद रखना है। आगे देखोगे तो आपका PK थुंगन समिति भी आता है, PK थुंगन समिति, जो कि 1988 में आता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता हो गया, अशोक मेहता कमेटी हो गया, GVK राव कमेटी हो गया, LM सिंघवी कमेटी हो गया और PK थुंगन समिति जो हो गया, ये सब जो रिलेटेड है आपके पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ है आपको जानने के लिए। कौन से भाग में पंचायती राज सिस्टम दिया हुआ है, तो आप बोलोगे भाग 9 में दिया हुआ है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बहुत चीज़ें 3 टायर सिस्टम है। नेक्स्ट ये सेम चीज़ यहाँ रिपीट हो गया, आई थिंक। उसके बाद है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल, ठीक है। फेडरल सिस्टम का कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब ध्यान से देखिए, फेडरल मतलब आपका संघीय व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना कि संघीय व्यवस्था क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है। तो फेडरल सिस्टम का अगर हम लोग बात करते हैं तो फेडरल सिस्टम मतलब होता है कि चीज़ों का बंटवारा,
किस चीज का बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा। शक्ति किसी एक के हाथ में ना हो। अगर जिस दिन एक हाथ में होगा क्या हो गया? राजशाही हो गया, मोनार्की सिस्टम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो समझना है। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? देखो, तो ये जो है आपको पता है, ये है आपका दोहरा नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप जो है हमारा यहाँ नहीं चलता है। जैसे यूएस में क्या है? दोहरा नागरिकता है। स्टेट का अलग नागरिकता होता है, सेंटर में आपका अलग नागरिकता होता है, मतलब डुअल सिटीजनशिप चलता है। बस भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, एकल नागरिकता चलता है। और सिंगल सिटीजनशिप का हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया है? तो याद रखिएगा, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, याद रखना। अब अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपका संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। कुछ पॉइंट याद रखना जिससे आपको क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको पूछे जो ये फेडरल सिस्टम है, संघीय जो व्यवस्था, ये हमने कहाँ से लिया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में कि कौन सा, ठीक है, आपको दिया रहेगा ब्रिटेन, यूएस, कहाँ से हमने मैक्सिमम चीजें, ठीक है, हमने अपने संविधान में लिया है। इसीलिए इसको ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज हमने वहीं से संविधान में उठा लिया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट बोला जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को ही आपका याद रखिएगा, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट बोला जाता है, क्योंकि यहीं से हमने मैक्सिमम चीज उठाया है। जैसे कि आपका अभी हमने बोला आपका क्या है, आपका यहाँ फेडरल सिस्टम। तो फेडरल संघीय व्यवस्था जो है हमने कहाँ से लिया है ये कंसेप्ट? तो आपको याद रखना है भारत शासन अधिनियम से। बट क्वेश्चन यही ट्विस्ट कर दे, और अगर आपको पूछे कि भारत ये जो संघीय व्यवस्था, ठीक है, हमने कहाँ से लिया है? आपका भारत शासन अधिनियम से। बट संघीय व्यवस्था दैट मीन्स फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, दैट मीन्स संघीय व्यवस्था, साथ ही साथ आप संघ जो हो उसमें बहुत ही मजबूत हो। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने कनाडा से लिया है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया? फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, संघीय व्यवस्था और क्या हो? मैक्सिमम पावर क्या हो? आपका संघ में निहित हो। तो ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। और सिर्फ लिखा हो कि हमने संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? तो 1935 से, ये याद रखिएगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ, उसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब देखो न्यायपालिका, अगर आपको पूछे कि हमने न्यायपालिका कहाँ से लिया है, तो आपको याद रखना भारत शासन अधिनियम से हमने जुडिशरी लिया है, न्यायपालिका लिया है। ठीक है, बट यही क्वेश्चन आपका चेंज कर दे कि आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, स्वतंत्रता, न्यायपालिका का स्वतंत्रता हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने यूएसए से लिया है। इसी तरीके से कंपेयर करके आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि सिटीजन डुअल सिटीजनशिप नहीं है, तो हमने क्या लिया? सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? तो आपका हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, उसके बाद है आपका संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, अब याद रखिएगा संविधान का सर्वोच्चता से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है आपका सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये बेसिकली क्या है कि आपका सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ोगे उसमें ही ये चीज़ दिया हुआ है। बाकी बहुत चीज़ें डिस्कस करने के लिए अभी इसको हम लोग इतना ही रखते हैं। जैसे कि एक चीज़ में, दो तीन चीज़ में और बता देता हूँ। जैसे देखो, अगर आपको पूछेगा कि जो हमने इमरजेंसी का कंसेप्ट कहाँ से लिया, इमरजेंसी का कंसेप्ट, ठीक है, आपातकाल का कंसेप्ट, तो हमेशा याद रखना आपातकाल का जो हमने कंसेप्ट लिया है ये हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है, इमरजेंसी का कंसेप्ट। ठीक है, आपातकाल का। बट याद रखिएगा आपातकाल में, ठीक है, आपका जो भी मौलिक अधिकार है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने जर्मनी से लिया है। ये जर्मनी से हमने क्या लिया है कि आपातकाल के समय आपका जो फंडामेंटल राइट्स होगा वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 और 21। ये चीज़ हमने कहाँ से लिया है कि फंडामेंटल राइट जो है आपका निरस्त कर दिया जाएगा आपका, जब आपका क्या होगा? इमरजेंसी होगा। तो जर्मनी से लिया है। और सिंपल पूछेगा कि हमने इमरजेंसी कहाँ से लिया है, ठीक है, तो ये सिंपल इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया है? तो भारत शासन अधिनियम से लिया है। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है इन चीज़ों को, तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ग्राम सभा। देखो बहुत अच्छे से मैंने समझाया, इसमें से ग्राम सभा के बारे में कौन सा गलत है। ठीक है,
द रिप्रेजेंटेशन आर नॉट इलेक्टेड। क्या है, ग्राम सभा के मेंबर क्या इलेक्ट होते हैं? नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो भी आपका ग्राम सभा मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, जो जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में होता है वो ऑलरेडी आपके ग्राम सभा में आ जाते हैं। आपके भी गांव में ग्राम सभा लगता होगा, आप जा सकते हो, आप ग्राम सभा के मेंबर हो अगर आपके पास वोटर लिस्ट है तो ग्राम सभा का मेंबर वो होगा जो जिसके पास उस एरिया का वोटर लिस्ट होगा जहां वो ग्राम सभा लग रहा है। तो ये सही है कि इसका प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होता है, जिसके पास वोटर आईडी है वो बन गया उसका सदस्य है। यह पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र स्थायी इकाई है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। एकमात्र स्थायी इकाई है, ओके, स्थायी बोला है, ये परमानेंट बॉडी है। क्या ये परमानेंट बॉडी है? आप बताओ। बिल्कुल ये परमानेंट बॉडी है, सही है, मैं बताता हूं। देखो, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, हर 5 साल में मुखिया का ये होता है। मान लो कि 5 साल से पहले भी मुखिया को गिराया जा सकता है, ठीक है, बट फिर 6 महीना के अंदर आपको करवाना होगा, जो कि ना के बराबर ही कहीं देखा जाता है, ठीक है। तो 5 साल के उन लोग नियुक्त होते हैं, ठीक है। बट आप जो है, आप ऐसा है कि 5 साल के लिए आप ग्राम सभा का मेंबर बने, अगले 5 साल के लिए नहीं बनोगे, नहीं। आप एक बार वोटर लिस्ट आपके पास है, आप परमानेंट मेंबर बन गए अब ग्राम सभा का, इसमें कोई मतलब भी नहीं। उसके बाद है इसकी शक्तियां और कार्य राज्य विधानमंडल, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको सिंपल है, जो भी हमारा राज्य विधानमंडल होगा वही ग्राम सभा के बारे में डिसाइड करेगा क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद इसका गठन 5 वर्ष के निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साल में 2 बार भी हो सकता है और 4 बार भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ का राज्य विधानमंडल किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ 5 ईयर। नहीं, आपका ये ग्राम सभा नहीं किया जाता है, ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। वही ब्लॉक लेवल पे आपका पंचायत समिति भी 5 साल के लिए होता है, वही आपका जिला परिषद भी 5 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि ग्राम सभा का मेनली आपको मैंने कंसेप्ट पहले भी समझा के रखा है कि ग्राम सभा कुछ नहीं, बस आप ही हो जो ग्राम सभा हो, आपके एरिया में लगता है तो आप जाओगे तो जो लोग मिलते हैं वही वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो ग्राम सभा का फॉर्मेशन करते हैं और ये परमानेंट रहता है। आप कभी ऐसा नहीं कि आज इस साल आप ग्राम सभा के मेंबर हो और अगले साल नहीं रहोगे। ये डीपीएसपीसी से क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ 3 वीडियो आपको देख के जाना था 14 क्वेश्चन के लिए। राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद में बताया गया? बहुत अच्छे से आपको ये सब चीज समझाया गया है, ठीक है। ये तीनों अनुच्छेद अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976, उसके द्वारा ये सब जोड़ा गया था। ध्यान से देखो एक बार, क्या आपको लगता है ऐसा? ऑप्शन सेम ऑप्शन है, ऑप्शन है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सॉरी। देखो, तो बोला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य। देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं, ठीक है, आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इससे बेसिक कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए अभी आपके रिसेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले ये कौन से भाग में है? तो आपको याद रखना, ये जो भाग आपका दिया हुआ है ये जो है आपका भाग 4 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, याद रखिएगा, भाग 4 में है। कहाँ से हमने लिया है? तो ये हमने आयरलैंड से लिया है। ये जो कंसेप्ट है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से लिया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा सकारात्मक होता है, जैसे कि आप देखोगे, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होता है, क्यों नेगेटिव उसको बोलते हैं? क्योंकि वो हमें मिला है राज्य के अगेंस्ट में, बट जो ये है ये राज्यों को मिला होता है पॉजिटिव चीज करने के लिए। मतलब आप उन्हें एक लाइन भी आपने देखा होगा, केटी शाह जी के बारे में आपने सुना होगा। तो केटी शाह ने बोला था कि जो डीपीएसपी है एक ऐसा चेक है जो राज्य अपना सुविधा अनुसार उसको देगा। मतलब ये राज्य के ऊपर बाध्य नहीं है कि वो ये चीज करेगा ही करेगा, बट फॉर द गुड एंड द वेलफेयर ऑफ द स्टेट को और अच्छा बनाने के लिए इसमें जो अनुच्छेद दिए हुए हैं उसको वो लागू कराने की कोशिश करेगा। पर जरूरी नहीं है कि लागू नहीं हुआ तो आप कोर्ट चल जाओगे। तो इसीलिए ये वाद्य योग नहीं है, ये जस्टिसेबल नहीं होता है। क्या होता है? ये जस्टिसेबल नहीं है, ये वाद्य योग नहीं है, मतलब इसको कोर्ट में लेके आप नहीं जा सकते हो, जो कि अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि इट्स नॉट जस्टिसेबल, ये वाद्य योग नहीं है। डेट मीन्स अगर आपको स्टेट नहीं भी देता है तो ऐसा नहीं कि आप
कोर्ट में चल जाओगे। तो भाग 4 में दिया है 36 से लेके 51 में इसके बारे में बताया हुआ है। आयरलैंड से लिया गया है, जस्टिसेबल नहीं है। और केटी शाह ने क्या बोला था इसके बारे में कि ये एक ऐसा चेक है जो आपका जो राज्य है अपना सुविधा अनुसार इसको भजाएगा या देगा, ठीक है। अब यहाँ देखो अनुच्छेद 39 दिया हुआ है। अनुच्छेद 39 ए क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था, आपका निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड जिसको बोलते हैं, फ्री लीगल एड, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता, विधि सहायता मतलब मान लीजिए आप क्या हो, आप सक्षम नहीं हो, ठीक है, लॉयर हायर करने के लिए, ठीक है, आप वकील रखने के लिए, तो राज्य आपको हेल्प करेगा। क्या है, तो फ्री मतलब निःशुल्क विधिक सहायता आपको प्रोवाइड करेगा। तो 39 क्या बोलता है, निःशुल्क विधिक सहायता 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री लीगल एड। 43A ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि राज्य क्या करेगा, जो आपका उद्योग है, ठीक है, उसमें सहभागी के लिए मतलब लोगों को सहभागी के लिए क्या करेगा, उद्योग में सहभागी के लिए प्रोत्साहन करे। अरे लोग जाएगा तभी ना एम्प्लॉयमेंट होगा, तभी ना राज्य आगे बढ़ेगा। तो लोगों के सहभागी के लिए राज्य प्रोत्साहन करेगा। उद्योग में क्वेश्चन आएगा, उद्योग में सहभागी के लिए राज्य प्रोत्साहन करेगा, कौन से अनुच्छेद में है, तो 43A में है। फ्री लीगल एड निःशुल्क विधि सहायता देने के बारे में किस में बताया गया है, तो 39A में बताया गया है। और 48A बहुत इंपॉर्टेंट है। 48A में ये बताया गया है कि जो राज्य क्या करेगा, जो आपका वाइल्ड लाइफ है, डेट मीन जो वन्य जीव है, और जो फॉरेस्ट है, डेट मीन जो वन है, उसके संरक्षण के लिए अपना बेस्ट कदम उठाएगा। 48A में बताया गया है। तो यही होगा राज्य की नीति सिद्धांतों में पर्यावरण संरक्षण, तो ये इसमें ही बताया गया है। 51A अगर आप देखोगे कि हमारा जो मूल संविधान था तो उसमें हमारा मूल कर्तव्य नहीं था। क्या था, मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो आपको याद रखना है स्वर्ण सिंह जो कमेटी था उसके रिकमेंडेशन पे ये किया गया है, याद रखिएगा। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, तो 51A जोड़ा गया है। अब भाग कौन सा जोड़ा गया, तो 4A जोड़ा गया है। याद रखिएगा ये चीज कि मूल संविधान में हमारा क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका क्या किया गया था, आपका 51A आर्टिकल भाग 4A के अंदर जोड़ा गया। मूल संविधान में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य नहीं था, हमने ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। और ये हमने कंसेप्ट कहां से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो सोवियत संघ से या हमने रसिया से लिया है, याद रखिएगा। जब ये जोड़ा गया था तो इसमें कितने आपके मूल कर्तव्य थे, 10 थे, सिर्फ 10 थे। 11वां मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और साथ ही साथ 21A आर्टिकल भी जोड़ा गया जिसको राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं। तो दो चीज किया गया था आपका 86 अमेंडमेंट के द्वारा। 11वां आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया। कुछ आपको अनुच्छेद यहां से याद रख लेना चाहिए, जैसे कि सबसे पहला 44वां यूनिवर्सल सिविल कोड, दैट मीन्स यूनिवर्सल सिविल कोड, ये 44वां है, ठीक है। इसमें क्या बताता है कि सबके लिए एक समान क्या होगा, आपका लॉ होगा। आप किसी भी धर्म से हो, आपके लिए क्या होगा, सबके लिए लॉ जो होगा आपका एक ही होगा, कानून जो होगा आपका एक ही होगा, यूनिवर्सल सिविल कोड। पहला राज्य जो आजादी के बाद यूसीसी लगाया है, ठीक है, वो कौन है, यूनिवर्सल सिविल कोड, तो वो है आपका कौन है, आपका उत्तराखंड। दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो वो बन गया है आपका गुजरात बन गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद नंबर 51 भी याद रखिएगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, शांति और सुरक्षा के बारे में किसमें बताया गया है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो 51 में बताया गया है। इतना कम से कम यहाँ से याद रखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पूछे गए थे, ठीक है। अब देखो रिट के बारे में बात किया है, क्या बोला है कि अधिकार पृच्छ रिट ऑफ वारंटो, क्वा वारंटो कब जारी करता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हमने आपको एक समझाया है, जैसे कि हमने आपको क्या समझा, अभी समझाया कि जो डीपीएसपी है, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है,
वो क्या है, वाद्य योग नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकार का, जो भाग आपका 3 में दिया गया है, आपका 12 से लेके 35 तक, भाग 3 12 से लेकर 35 तक, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं संविधान का। कौन से भाग को मैग्ना कार्टा बोलते हैं, तो भाग 3 जो है, जिसमें हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स बताया गया है, मूल अधिकार बताया गया 12 से लेकर आपका 35 तक, जो कि हमने यूएसए से लिया है। अब मान लीजिए कि आपका मूल अधिकार जो है ब्रेक होता है, उसका हनन होता है, किसी के भी द्वारा ये किया जा सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका रिट जारी किया जाएगा। 32 जो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है 5 तरीके का, ठीक है, अनुच्छेद 32 के थ्रू, और जो आपका हाई कोर्ट है वो रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के थ्रू। अब ये रिट जारी क्यों करता है, रिट इसलिए जारी करता है ताकि जो आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको सही से इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। अब ये 5 तरीके का रिट जारी करता है। पहला होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस, या इसी को बोलते हैं, अब मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है आपका, एक हो गया 5 तरीके का करता है, एक हो गया हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद है आपका मैंडमस। मैंडमस मतलब होता है आपका परमादेश, मैंडमस मतलब परमादेश, आपका हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेरचुरी। सेरचुरी, सेरचुरी मतलब होता है प्रतिषेध, सेरचुरी मतलब प्रतिषेध। और चौथा जो होता है आपका प्रोहिबिशन, निषेध, निषेध, प्रोहिबिशन मतलब निषेध, ये होता है प्रतिषेध, ये होता है निषेध, ठीक है, प्रोहिबिशन। और 5वां जो होता है आपका क्वा वारंटो, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकार परीक्षा। तो 5 तरीके का रिट जारी करता है। पहले इंग्लिश में देखो, हेबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग हिंदी में भी लेके चलते हैं, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, ठीक है, परमादेश, उसके बाद सेरचुरी प्रतिषेध, उसके बाद प्रोहिबिशन निषेध, और क्वा वारंटो अधिकार परीक्षा, ठीक है। अब देखो कब कौन सा जारी होता है। सबसे पहले बात करते हैं आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है यू मे हैव द बॉडी, ठीक है, तुम ये शरीर रख सकते हो। हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको कोई इल्लीगल तरीके से अगर आपको डिटेंड कर लेता है, मतलब आपको गिरफ्तार कर लेता है, तो अगर आप कोर्ट के पास जाते हो, आप तो नहीं जा पाओगे, अगर आपका कोई बंदा जाता है, आपके कोई सगे संबंधी, जरूरी नहीं कि आप ही जाओ, तो कोर्ट क्या जारी करेगा, हेबियस कॉर्पस जारी करेगा, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के ये भी होता है कि आपको इल्लीगल तरीके से अगर डिटेंड कर दिया गया है तो कोर्ट क्या जारी करेगा, याद रखिएगा, आपको हेबियस कॉर्पस जारी करेगा और बोलेगा बॉडी को वापस दो, यू मे हैव द बॉडी, शरीर को वापस दो इल्लीगल तरीके से। मैंडमस, मान ली मैंडमस क्या होता है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी जन है, जन मतलब क्या, आपका गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट भी है, ठीक है, अगर वो कोई काम, मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में गए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, अब वो आपका बना नहीं दे रहा, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या जारी कर सकता है, मैंडमस, मतलब परमादेश, कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो होता है मैंडमस। तीसरा होता है आपका सेरचुरी। सेरचुरी जो होता है प्रतिषेध, इसको पोस्टमार्टम भी बोला जाता है, क्योंकि जब निचला, ठीक है, जो निचला, मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, तो जब हाई कोर्ट किसी केस पे डिसीजन दे दिया है, ठीक है, डिसीजन दे दिया, ठीक है, बट उस डिसीजन से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास, अब सुप्रीम कोर्ट को कैसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, सिंपल सी बात है, कोई चीज़ है जिस पे डिसीजन दे दिया गया पर पूरे देश में क्या हो रहा है, बर्निंग इशू चल रहा है, और ये सही नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, उस केस को अपना जो सुप्रीम कोर्ट है अपने पास बुलाएगा, उसमें फिर से क्या करेगा, आपका उस पर डिसीजन देगा। इसीलिए इसको सेरचुरी को, प्रतिषेध को पोस्टमार्टम भी बोला जाता है। प्रोहिबिशन, निषेध, निषेध मतलब मान लो कोई एक छोटा कोर्ट है, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, और वो अपने एरिया से बाहर जा रहा है, उसको जितना एरिया का देखभाल करना था, जिसपे केस का देखभाल करना, तो उस एरिया से बाहर गया, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उस पर ये हमेशा निचला कोर्ट पे लाया जाता है, प्रोहिबिशन, ठीक है, तो बोलेगा तुम अपना एरिया से बाहर चल गया है, इस केस को बंद करो, तो वो हो गया आपका प्रोहिबिशन। और एक होता है क्वा वारंटो, अधिकार पृच्छ, जिसको यहाँ दिया हुआ है अधिकार पृच्छ रिट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप IAS नहीं हो,
बट आप आईएएस के सीट में कहीं डीएम के सीट पे जाकर बैठ गए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ऐसे तो आप बैठ नहीं पाओगे। बट उस केस में नहीं, किसी भी केस में अगर आप उस पोस्ट पे नहीं हो, अगर उस पोस्ट पे जाके आप बैठ जाते हो तो आपके अगेंस्ट जो रिट जारी होगा कि बाय व्हाट ऑथोरिटी, मतलब क्वा वारंटो मतलब होता है कि किस ऑथोरिटी से आप इस पद पे बैठे हुए हो। तो ये टोटल 5 तरीके का होता है। जैसे कि देखो, क्वा वारंटो अधिकार रिट किस में जारी होता है, गवर्नमेंट रिफ्यूज टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज, कोई सरकार अपने कर्तव्य का पालन करने से इनकार करता है तो क्या करेगा, इस केस में क्या करेगा, कौन सा रिट जारी करेगा, मैंडेमस करेगा, परमादेश करेगा। दूसरा, उसके बाद कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, लॉ वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे का हिरासत में ले लिया जाता है तो इसमें कौन सा आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, डायरेक्टली उसको उठा लिया, इलीगल तरीके से कुछ हुआ ही नहीं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। और तीसरा है, कोई व्यक्ति बिना विधिक अधिकारी के सार्वजनिक पद धारण करता है, पर्सन होल्ड ए पब्लिक ऑफिस विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा अधिकार पृच्छ, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको समझा दिया। उसके बाद ये क्वेश्चंस देखो, उसके बाद है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत अच्छे से ये सब चीज मैंने आपको समझाया, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। रीजन बताया है कि संविधान जो है, ठीक है, जो आपका संविधान में किसी संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसमें बताया कि ए सही है, मतलब जो एसर्शन है वो सही है, ठीक है, रीजन गलत है। दूसरा में बोला है कि मतलब ये आप पढ़ सकते हो, ए सही है, ठीक है, मतलब एसर्शन सही है और रीजन गलत है। दूसरा ये पूछ सकता है कि ये ए मतलब एसर्शन गलत है, रीजन सही है। तीसरा ये हो सकता है कि एसर्शन सही है और रीजन भी सही है, बट वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये इस तरीके से ऑप्शन इसमें बनाया गया, उतना हमें मतलब ही नहीं है। देखो सबसे पहला बोला है कि संविधान संशोधन के विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना चाहिए। हमने आपको पढ़ाया था राज्यसभा का पावर। राज्यसभा का पावर मैंने आपको एक चीज समझाया था कि जब भी संविधान संशोधन का बात होगा तो राज्यसभा के पास भी उतना ही पावर है। ये आपका दरोगा का एएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया। तो याद रखिएगा, जब भी संविधान संशोधन का बात करते हैं तो राज्यसभा के पास उतना ही पावर है जितना आपके पास लोकसभा के पावर है। तो अगर कोई नॉर्मल बिल होता है, याद ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नॉर्मल बिल होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपका जो राज्यसभा है वो 6 मंथ तक रख सकता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या होगा, उस फाइनली वो बिल पास मान लिया जाएगा। अगर वो आपका मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक रख सकेगा, आपका 14 दिन तक रख सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद वो बिल पास मान लिया जाएगा। बट ध्यान से, नॉर्मल बिल 6 मंथ तक रख सकेगा, मनी बिल 14 दिन तक रख सकेगा। बट अगर आपका संविधान संशोधन विधेयक आता है तो वो उसको अगर पास नहीं करेगा तो वो पास नहीं माना जाएगा। इसीलिए आपका जो संविधान संशोधन होता है उसमें इक्वल पावर होता है। और याद रखिएगा, मैंने ये भी आपको समझाया था कि 2 केस ऐसा होगा जहां आपका संयुक्त बैठक आपका नहीं बुलाया जा सकता है। एक है आपका संविधान संशोधन और दूसरा है जब बात आएगा आपका धन विधेयक का। तो इस 2 केस में आपका ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका गलत, ये हो गया आपका सही। तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा। देखो, राज्यसभा का सबसे पहला तो पावर आपको याद रखना है कि जिसमें इक्वल होता है, यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। संविधान संशोधन विधेयक में इसके पास भी उतना ही पावर होता है जितना पावर आपका लोकसभा के पास होता है। कुछ इसके स्पेशल पावर भी होता है, जैसे कि आपका जब भी अखिल भारतीय सर्विस कुछ नया बनाना होगा, जैसे अभी 3 अखिल भारतीय हैं, ठीक है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया, कुछ एक नया बनाना होगा तो अनुच्छेद 312 में इसको स्पेशल पावर है। ऑल इंडिया सर्विस में कौन से अनुच्छेद में बताया गया, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सर्विस के बारे में 312 में बताया गया है। और तब तक कोई भी नया अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया सर्विस नहीं बनाया जा सकता जब तक वो बिल जो है आपका राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं होगा। तो 312 में इसको स्पेशल पावर दिया हुआ है। एक और पावर मैंने आपको बताया था 249, अगर राज्यसभा चाहे, देखिए स्टेट लिस्ट होता है, राज्य सूची होता है, तो राज्य सूची में कौन बनाता है पावर, राज्य बनाता है। बट अगर राज्यसभा चाहे और स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है,
किसी बिल को वो पास कर दे, ठीक है, अगर वो चाहे तो आपका जो पार्लियामेंट है या कह सकते हो लोकसभा जो है वो आपका राज्य सूची में भी क्या बना सकता है, आपका लो कानून बना सकता है। तो 249 में भी इसका स्पेशल पावर है कि राज्य सूची में ये अलाउ कर सकता है संघ को कि वो क्या करे, वो कानून बनाए। तो 249 ये दो में स्पेशल पावर आपको याद रखना है। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसमें इक्वल पावर है दोनों का। और साथ ही साथ याद रखिएगा मनी बिल में इसका कोई पावर नहीं होता है। दो ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकते। ज्वाइंट सिटिंग आपको याद रखिएगा 108 आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है, ठीक है। इसको बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो कि 118 में बताया गया है कि 118 आर्टिकल में बताया गया कि लोकसभा का स्पीकर क्या होगा, इसका अध्यक्षता करेगा। और ज्वाइंट सिटिंग किस में बताया गया, किस इसका जो बारे में, तो 108 में बताया गया है। बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है, और इसका अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टेन्योर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद का बात किया। तो सबसे पहले विधान परिषद को हम लोग थोड़ा समझेंगे। बिहार का केस लेते हैं, ये है बिहार। अगर हम लोग बोलें इसमें दो है, बाई कैमरल है, 6 ऐसा स्टेट है आपको पता होना चाहिए जिसमें क्या है आपका बाई कैमरल है, मतलब द्वि सदन है। आपका विधानसभा भी और विधान परिषद भी कौन सा है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, KTA, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये 6, ठीक है। अगर हम लोग बिहार का बात करते हैं तो 243 सीट जो है आपका किसमें है, आपका विधान सभा में है जिसका इलेक्शन होने वाला है। और विधान परिषद में जो है आपका, विधान परिषद मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें जो इसका सीट है कितना है आपका, तो ये है आपका 75। याद रखिएगा संविधान में ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन भी आपको पूछा गया कि मिनिमम सीट कितना हो सकता है विधान परिषद में। तो याद रखिएगा विधान परिषद में मिनिमम 40 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 1/3 ऑफ विधान सभा। याद रखिएगा मिनिमम 40 हो सकता है विधान परिषद में, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/3 हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब अनुच्छेद 268 क्या बोलता है, 268 आपका विधानमंडल के बारे में बात करता है। विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में 268 बात करता है, ठीक है। 268 विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर। 269 क्या बताता है, तो आपको याद रखना है कि जो विधान परिषद है उसको बनाना और उसको समाप्त करना, बनाना और समाप्त करना कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो 269। हमेशा याद रखिएगा जो विधान परिषद होता है ये विखंडित नहीं हो सकता है, ये परमानेंट सदन होता है जैसे कि आपका राज्यसभा होता है, ठीक है। ये कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद का अगर बात किया करें तो देखिए 268 में विधान मंडल है मतलब स्टेट लेजिस्लेचर है। 269 में क्या मैंने बताया, विधान परिषद का बनना और खत्म करना, ठीक है। 270 में है आपका विधान सभा और 271 में बताया गया है किसका संरचना के बारे में, विधान परिषद के। तो ये साथ में आप याद रखिएगा, विधान परिषद 271, 270 आपका विधानसभा, ठीक है। मिनिमम इसमें 40 हो सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम इसमें कितने हो सकते हैं, आपका 1/3 ऑफ विधान सभा। इसमें मिनिमम कितने हो सकते हैं, आपका 60 हो सकते हैं, मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले सभी सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष का होता है। देखिए हमेशा याद रखना इसमें जो भी लोग होते हैं, ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है उसका होता है 6 साल का कार्यकाल होता है विधान परिषद में, और विधानसभा में कितना होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें हर दूसरे साल क्या होता है, 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। हर दूसरे साल क्या होता है, 1/3 मेंबर इसमें रिटायर हो जाते हैं। याद रखना विधान परिषद में, और ये तो 5 साल के बाद होता है, इसमें इलेक्शन होगा, वोट दोगे आप, ठीक है, विधानसभा में। तो ये क्या है कि ऑल मेंबर्स कंप्लीट देयर टर्म आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड टू सर्व ए टर्म ऑफ 5 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है
1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। तो ये तो हमको बिल्कुल सही लग रहा है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल गेट डिसॉल्व इन एवरी 5 ईयर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विधान परिषद जो होता है वो कभी विखंडित नहीं होता है, बस हर दूसरे साल 1/3 मेंबर उसका रिटायर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो यही था इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट इसके पीछे। ये 13 हो गया, 14 में क्या है? चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए। अब देखो, जो मैंने बताया कि जो विधान परिषद जो होता है इसका मैक्सिमम 1/3 मेंबर हो सकता है किसका? विधानसभा का। अब ये 1/3 मेंबर चुने कैसे जाते हैं, जल्दी से देखिए। इसमें 1/3 में 1/3 तो होगा आपका विधानसभा के लोग चुनेंगे, उसके बाद 1/3 जो होगा, ठीक है, ये जो आपके स्थानीय स्वशासन के जो लोग हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो चुनेंगे 1/3, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका, मतलब जो भी आपका ये जो पंचायती राज सिस्टम, ये क्या है? ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है। तो उसके लोग 1/3 चुनेंगे, 1/3 विधानसभा के लोग चुनेंगे, 1/3 लोकल गवर्नमेंट के लोग चुनेंगे। ठीक है, और उसके बाद 1/12वां भाग जो होता है ये टीचर चुनेंगे, ऐसे टीचर जो 3 साल से काम कर रहे हैं, कम से कम 3 साल से काम कर रहे हैं, कम से कम कहाँ? हायर सेकेंडरी को कम से कम वो पढ़ा रहे हैं, उससे नीचे वाले नहीं। तो 1/12वां भाग टीचर लोग चुनेंगे, कम से कम जो 3 साल से हायर सेकेंडरी या ऊपर को पढ़ा रहे हैं। और 1/12वां कौन चुनेंगे? ये ग्रेजुएट लोग चुनेंगे। कौन ग्रेजुएट? जो 3 साल, कम से कम 3 साल पहले ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो 1/3 भाग विधानसभा के चुनेंगे, 1/3 भाग जो स्थानीय स्वशासन के लोग चुनेंगे, 1/12वां टीचर लोग चुनेंगे, और 1/12वां जो है आपका ग्रेजुएट लोग चुनेंगे। और याद रखना 1/6 भाग जो होगा ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। बहुत बार पूछा गया है कि विधान परिषद में कितने जो है आपका गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो 1/6 भाग जो है ये किया जाता है। ठीक है, तो ये बस इतना था। अब फटाफट इसको खत्म करते हैं। यहाँ पूछा जो लोकपाल जो होता है उसके इलेक्शन में, ठीक है, इसमें से कौन सा जो लोकपाल होता है, ठीक है, उसका जो नियुक्ति किया जाता है, तो इसमें कौन जो होता है उसका भाग नहीं है। देखो, जो लोकपाल जो नियुक्त किया जाता है उसमें पीएम जो होता है चेयरमैन होता है। कौन होता है? चेयरमैन। साथ ही साथ इसमें लोकसभा का जो ओपोजिशन होगा, ओपोजिशन का जो लीडर होगा, लोकसभा का जो ओपोजिशन का लीडर होगा, तो लोकसभा का ओपोजिशन का लीडर, ठीक है, प्लस आपका लोकसभा का स्पीकर, प्लस आपका CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इतने लोग होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन नहीं होता है। पूछा कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम में अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है। टोटल 4 लोग होते हैं, तो ये याद रखिएगा। लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा में जो ओपोजिशन लीडर होते हैं वो होते हैं, पीएम होते हैं आपके, ठीक है, चेयरमैन होते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, उसके बाद है देखिए कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों का ये है। देखिए 3 लिस्ट होता है, आपको पता है। 7th जो शेड्यूल है इसमें 3 लिस्ट का बात किया गया। संघ जो पहला लिस्ट है जिसमें कितने सब्जेक्ट है? 100 है अभी। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका स्टेट लिस्ट होता है, राज्य सूची, जिसमें कि अभी कितना है? 61 है। ठीक है, और एक होता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कि अभी कितना है आपका? 52 सब्जेक्ट है। मतलब संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 है, और आपका समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ क्या बोला कि राज्य और समवर्ती सूची, मतलब दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि कौन से सूची में क्या क्या है, तो जरूर देख लीजिएगा। ये टोटल 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग अगर चाहते हो कि सिलेक्शन लेना तो पेपर आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, बाकी चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।